फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट जोन के तयाज पर। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेशन। तो फ्रेंड्स, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका आंसर है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स, जो आर्कटिक सागर है ये सबसे छोटा महासागर है, जबकि अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़े महासागर की, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। इसे पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये वी आकार का होता है। पूछा जाए प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है, तो वी आकार का। और इसकी गहराई कितनी है फ्रेंड्स? तो ये 14,000 जो है 40 फीट गहरा है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर बात करें प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है, तो बताएंगे ये जो है ना मारियाना ट्रेंच। कौन सी? मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच इसकी सबसे गहरी खाई है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और प्रशांत सागर में आपसे पूछे तो 180, कौन सा पूछे? 180 देशांतर रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। और पूछे कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में आते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। और रिंग ऑफ फायर और ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? अटलांटिक। अटलांटिक जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि सारगैसो सागर कहाँ है? सारगैसो सागर और साथ ही साथ फ्रेंड्स बरमूडा कहाँ स्थित है, तो बताएंगे सारगैसो सागर और बरमूडा जो है फ्रेंड्स ये यहीं स्थित है। कहाँ? तो बताएंगे अटलांटिक महासागर में। और आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो बताएंगे फ्रेंड्स सैंडविच। कौन सी? सैंडविच जो खाई है ये अटलांटिक महासागर में है, सैंडविच, ठीक है फ्रेंड्स। और इस अटलांटिक महासागर को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे अंध महासागर कहते हैं। अंध यानी कि अंधा महासागर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर रेखा कहाँ से स्थित है, तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये सारी बातें याद रखना। और फ्रेंड्स, अगर बात कर ले यहाँ पर हिंद महासागर की, तो फ्रेंड्स ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है फ्रेंड्स। कौन सा? हिंद महासागर। और हिंद महासागर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इससे प्रश्न आपके ये बन सकते हैं कि किस महासागर को युवा महासागर कहते हैं, तो इसे युवा महासागर कहते हैं। और फ्रेंड्स इसे रत्नाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नाकर महासागर। और फ्रेंड्स इसको जो है अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। ये तीनों नाम है, युवा, रत्नाकर और अर्ध यानी आधा। और जबकि अगर अंध महासागर पूछे तो अटलांटिक, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स केप केमोरीन कहाँ स्थित है? केप केमोरीन, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये हिंद महासागर में स्थित है। और अगर आपसे पूछे सेशेल्स गणराज्य, क्या पूछे? सेशेल्स गणराज्य जो है फ्रेंड्स सेशेल्स गणराज्य कहाँ स्थित है, तो बताएंगे हिंद महासागर में स्थित है। या फिर आपसे पूछे अगलवास धारा कहाँ चलती है, तो बताएंगे हिंद महासागर में। या फिर आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। ये हिंद महासागर में से सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछे हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो बताना जावा ट्रेंच। इसे सुंडागर्त भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फ्रेंड्स है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 46 है। तो फ्रेंड्स ये पिछली बार जो है पेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्टिकल जो है फ्रेंड्स 40, यानी कि ये 40 आर्टिकल जो है ये अर्थात राज्य सरकारों को जो है ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि अगर हम बात कर लें यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 44, ये फ्रेंड्स जो है समान संहिता से संबंधित है। समान संहिता यानी कि ये जो आपका कॉमन सिविल से, किससे? कॉमन सिविल कोड से। कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो फ्रेंड्स गोवा। तो ये किससे संबंधित है, तो समान संहिता से अनुच्छेद 44। और अगर फ्रेंड्स कुछ आर्टिकल हैं जो मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए कुछ आर्टिकल से जो पूछने लायक हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि इंडिया को भारत किस आर्टिकल में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत कहा गया है। अगर पूछा जाए भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार किस में है, कौन सा समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों को किस आर्टिकल में है, तो बताएंगे अनुच्छेद है फ्रेंड्स ये 14 आर्टिकल में है। अगर पूछा जाए धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान कर भेदभाव को निषेध बताया गया किस आर्टिकल में, तो बताएंगे 15 आर्टिकल में। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स नौकरी में
नौकरी में समान अवसर किसमें आपको प्रदान है, तो अनुच्छेद 16 में। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 17 में। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए उपाधियों का अंत किसमें है, तो फ्रेंड्स बताएंगे उपाधियों का अंत जैसे भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, इसका अंत फ्रेंड्स है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति 19 अनुच्छेद 19 में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अभी और आप देख लेंगे आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार निहित हैं, तो बताना है फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 29 में फ्रेंड्स जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में, उनके यानी हित के बारे में बताया गया। जबकि अल्पसंख्यक के बारे में अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद जो फ्रेंड्स 30 है, अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों को अर्थात भारत में अपने शिक्षण संस्थान यानी कि बनाने का निर्माण करने का जो है आर्टिकल अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भारत में जो है अपना शिक्षण संस्थान यानी कि निर्माण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी रखना। जबकि अल्पसंख्यकों के हितों का यानी कि वर्णन किसमें है, तो ये आप बताएंगे ये अनुच्छेद 29 में। जबकि अगर हम बात कर लें और आर्टिकल से यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए हैं। ठीक है, आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद अगर 21 की बात करें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है निजता का अधिकार, जीने का अधिकार है। किसके अंतर्गत, तो बताएंगे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार या निजता का अधिकार, इसी को कहते हैं प्राण और दैहिक यानी कि स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। जबकि अनुच्छेद अगर हम 24 की बात कर लें फ्रेंड्स, तो कोई भी जो है बालक है 14 वर्ष से कम, वो किसी भी कारखाने में अर्थात जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कर सकता, अनुच्छेद 24 में ऐसा कहा गया है। जबकि अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन फिर से जो है 19 के काम में है। किसमें, 19 का काम में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स। और निजी घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भी फ्रेंड्स 19 के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किसमें है, तो आप बताएंगे 19 से लेकर फ्रेंड्स जो है ये हमारा 22 अनुच्छेद तक जो है अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार है हर व्यक्ति को। और 14 वर्ष से कम हमने बता ही दिया फ्रेंड्स, जो है ये आपका 24 हो जाएगा अनुच्छेद। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि शराबबंदी जो है फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो बताएंगे फ्रेंड्स 47 यानी कि 47 अनुच्छेद में शराबबंदी का वर्णन है अनुच्छेद 47 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है किसने रखा था, तो फ्रेंड्स आपको बताना है बलवंत राय मेहता ने रखा था, अशोक मेहता ने रखा था, या रॉयल कमीशन रखा था, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित हैं फ्रेंड्स। और ये बलवंत राय मेहता ने फ्रेंड्स जो है मतलब पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति बनाई थी जिसको कहते हैं फ्रेंड्स त्रिस्तरीय पंचायती समिति। ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी, तो 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत समिति की स्थापना की थी इन्होंने फ्रेंड्स। और अगर त्रिस्तरीय पंचायत पूछे तो कौन संबंध है, तो बलवंत राय मेहता। देखो त्रिस्तरीय यानी तीन शब्द किसमें है, बलवंत राय मेहता, इसी में तो है फ्रेंड्स तीन शब्द। देखिए कौन कौन से, बलवंत राय मेहता, तीन यानी शब्द याद है। तो त्रिस्तरीय से याद रखा, त्रिस्तरीय पंचायत किसने दी, बलवंत राय मेहता ने दी। जबकि अगर हम बात करें फ्रेंड्स अशोक मेहता की, इन्होंने जो है कौन सी दी थी, तो दो स्तरीय जो है पंचायत समिति किसने दी थी, बताएंगे अशोक मेहता ने दी थी फ्रेंड्स। और इन्होंने कब दी थी, तो अशोक मेहता ने जो है दो स्तरीय पंचायत समिति दी थी 1977 में। कब दी थी, 1977 में। तो आप ये भी याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अभी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कुछ मैंने नोबेल पुरस्कार लिए कि जो भारत के मुख्य जो महान लोग रहे हैं प्रसिद्ध, उनके जो है कुछ नोबेल पुरस्कार उनको मिला है, तो उनके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स फटाफट यहाँ पर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को फ्रेंड्स जो है 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में अर्थात गीतांजलि के लिए। जबकि अगर यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स 1930 में, तो ये फ्रेंड्स किसको मिला था, ये मिला था सर सीवी रमन जी को, यानी कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। और कब मिला था, तो 1930 में मिला था। जबकि अगर यहाँ पर बात कर लें फ्रेंड्स 1968 में फ्रेंड्स किसको मिला था, तो बताएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और कब, 1968 में मिला था। और नेक्स्ट इसी प्रकार लिखा हुआ है कि 1979 में फ्रेंड्स मदर टेरेसा को पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में, तो बताएंगे ये इनको जो है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था 1979 में। और एक साल के बाद फ्रेंड्स इनको 1980 में जो है 1980 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स 1983 में फ्रेंड्स किसको मिला था, 1983 में मिला था डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। जबकि अगर बात करें 1998 में, तो ये मिला था फ्रेंड्स अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जबकि अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर 2009 में, तो वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है किस क्षेत्र में, तो बताएंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में। जबकि 2014 में बात कर लें तो फ्रेंड्स 2014 में किसे मिला है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। ठीक है। और पाकिस्तान की मलाला यूसुफ
और फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लिया जाए अगर यहाँ पर 2019 की, तो इनको मिला है फ्रेंड्स अभिजीत बनर्जी को, किसमें, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिकन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बने रहिए, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है 72वां प्राप्त हुआ है, 78वां यानी 87वां या 88वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 87वां यानी कि 87 स्थान प्राप्त हुए। देखिए अगर बात करें हम किसकी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात कर लें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो है तिमाही यानी कि साल में 3 इसमें लिस्टें आती हैं। तो सबसे पहले Q1 आई थी जब फ्रेंड्स इसमें, तो फ्रेंड्स एक मिनट, जब इसमें अगर हम बात करें Q1 जो आई थी फ्रेंड्स, तो Q1 में जो भारत की पोजीशन थी फ्रेंड्स वो 83 थी। फिर इसके बाद जो है Q2 रैंकिंग आई, उसमें भारत की पोजीशन 84 हुई। इसके बाद जब Q3 आई फ्रेंड्स लास्ट में, Q3 रैंकिंग में, तो फ्रेंड्स भारत की पोजीशन इसमें कितनी आई, 87। जबकि टॉप पे पूछे मतलब एक नंबर पर कौन है, तो फ्रेंड्स एक नंबर पर सिंगापुर है और ये लगातार बना हुआ है 2-3 वर्षों से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात भारत की पूछी है तो भारत कौन से नंबर पर, 87वें नंबर पर। जबकि आइए कुछ और इंडेक्स देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। अगर पूछा जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कितने नंबर पर है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की 180 देशों को शामिल किया गया था, भारत इसमें 180 नंबर पे है। और अगर पूछा जाए प्रेस में भारत कितने नंबर पे है, प्रेस यानी कि कह सकते हैं जैसे प्रेस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की पोजीशन 150 नंबर पे है। और अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर खुशहाली यानी प्रसन्नता सूचकांक में, तो खुशहाली की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो खुशहाली में भारत की पोजीशन कितनी है, 136 नंबर की है। कितने नंबर की है फ्रेंड्स, तो 136 नंबर की है। जबकि यहाँ पर आइए कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर पूछे कि शांति सूचकांक में, शांति में और फ्रेंड्स किसमें, जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप में, ग्लोबल जेंडर गैप में पूछा जाए तो इन दोनों में फ्रेंड्स भारत की पोजीशन जो है 135वीं रही है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए यानी कि भूख में जो है हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है, तो इसमें बताएंगे भारत की पोजीशन 101 नंबर पे है। जबकि अगर पूछा जाए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में कितना है, 10 नंबर पे है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि भ्रष्टाचार प्रदर्शन सूचकांक में कितना है भारत की पोजीशन, तो 85 नंबर की। ये सारी चीज़ आप इंडेक्स से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा जो है फ्रेंड्स पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 23 वर्ष कर दिया है, सिर्फ एक वर्ष के लिए किया गया है 23 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, हरभजन सिंह है, रोहित शर्मा है, दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली इसका। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दिनेश कार्तिक जो है फ्रेंड्स, ये यानी कि T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की यानी थीम क्या है। तो आपको बताना है योगा फॉर ह्यूमनिटी है, योगा फॉर वेलबींग है, या फिर योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। तो फ्रेंड्स या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपके सामने लिखा है योगा फॉर ह्यूमनिटी। जबकि अगर यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो फ्रेंड्स ये 21 जून को मनाया जाता है। कब, 21 जून को। और अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो फ्रेंड्स 5 जून को मनाते हैं। और अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट कर बताएं फ्रेंड्स कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, किस देश ने 48वीं G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है रूस ने किया, जर्मनी ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, या भारत ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जर्मनी ने 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो ये बर्लिन है। और अगर बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है, तो फ्रेंड्स रूस की राजधानी मॉस्को है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत की तो आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये आपको फ्रेंड्स बताना है, दामोदर मौजो को मिला है, या नीलमणि फूकन को मिला है, अमिताभ घोष को मिला है, या रघुवीर चौधरी को मिला है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दामोदर मौजो। किसको मिला है, दामोदर मौजो को जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा, 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जबकि अगर हम 56 नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, तो फ्रेंड्स ये मिला है नीलमणि फूकन को। किसे मिला है, नीलमणि फूकन को। और ये फ्रेंड्स इनकी असमिया भाषा पर मिला है। और जबकि अगर बात
बात कर लें दामोदर मौजो को, तो इनको जो है दामोदर मौजो को फ्रेंड्स कोकड़ी भाषा के लिए मिला है। किस कौन भाषा के लिए? कोकड़ी भाषा के लिए मिला है। इनको कौन सा मिला है? तो इनको 57 मिला है। और जबकि नीलमणि फुंकन को पूछे तो इनको 56वां मिला है फ्रेंड्स। और अगर हम यहाँ पर बात कर लें फ्रेंड्स आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसके बारे में जान लीजिए। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की फ्रेंड्स। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1961 में। लेकिन ये पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये दिया गया था 1965 में। और किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि जो है कि पहला किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आशा पूर्णा देवी को पहला जो है पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ महिला में। ठीक है, याद रखेंगे आप। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें फ्रेंड्स तो संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें दर्ज 22 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक क्या प्रक्षेपण किया है? बताना है। नेपाल ने किया है, भारत ने किया है, दक्षिण कोरिया ने किया है, चीन ने किया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने फ्रेंड्स जो है नूरी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात है फिर फ्रेंड्स किसकी? यहाँ पर बात है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होती है? तो सियोल होती है। क्या होती है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ करेंसी क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन चलता है। चीन की राजधानी क्या है? तो बताएंगे बीजिंग है। करेंसी क्या चलती है? रेनमिनबी, यानी उसकी का एक पार्ट होता है युआन। और अगर नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको फ्रेंड्स हमें ये बताना है कमेंट करके कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। क्या बताना है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानपोत फ्रेंड्स फुजियान लॉन्च किया है? तो आपको बताना है रूस ने लॉन्च किया, जापान ने लॉन्च किया, बांग्लादेश ने या चीन ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? चीन ने फ्रेंड्स जो है फुजियान पोत जो है इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया है। ठीक है। बात है यहाँ फ्रेंड्स आइए चीन की। तो चीन के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। चीन की राजधानी जो है फ्रेंड्स बीजिंग है। और यहाँ की करेंसी जो है रेनमिनबी युआन है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन है। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है, करेंसी रूसी रूबल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी जो है टका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी बातें याद रखना। और फ्रेंड्स आपको बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आइए हिंदी के क्वेश्चन आ गए, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। और हिंदी आपकी जो है यहाँ से सारी कवर हो रही है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? तो आपको बताना है विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो आइए देखते हैं। अपेक्षा उपेक्षा, या फ्रेंड्स अपेक्षा उपेक्षा तो एकदम राइट है। अग्रज का अनुज ये भी राइट है। जबकि आदान का प्रदान ये भी एकदम राइट है। जबकि अगर बात करें फ्रेंड्स उन्नत का अवगत नहीं होता है फ्रेंड्स। उन्नत का अवगत नहीं होता है। उन्नत का क्या होता है? तो उन्नत का होता है फ्रेंड्स अवनत होता है। क्या होता है? अवनत होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे फ्रेंड्स आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है परमार्थी कहा जाता है, स्वार्थी कहा जाता है, या स्वार्थी या मतलबी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वार्थी शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स इसी प्रकार अगर बात किया जाए तो आप हमें बताएं कि फ्रेंड्स जैसे पूछा जाए जो गुरु के समीप रहता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स गुरु के समीप जो रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं फ्रेंड्स। और आप हमें बताएं फ्रेंड्स कमेंट करके जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। लाला का फ्रेंड्स अन्य लिंग बताना है। अन्य लिंग का मतलब लाला पुल्लिंग होता है, तो इसका अन्य लिंग यानी स्त्रीलिंग बताना है। दो ही लिंग होते हैं, तो आपको बताना है लालाइन होता है, ललाइन होता है, लल्लाइन होता है, ये ललाई होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाइन। क्या है? ललाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन पर लिखा हुआ है विलोम शब्द युग में नहीं है। तो बताना है कौन सा विलोम शब्द युग में नहीं है इसमें से। यहाँ पे लिखा है मिश्रण कोमल उन्मूलन रोपण। तो उन्मूलन का फ्रेंड्स रोपण सही है, आबाद का बर्बाद सही है, अभिक का अनभिक सही है। जबकि राइट आंसर है मिश्रण का कोमल फ्रेंड्स ये जो है ये नहीं होता है। फिर मिश्रण का और कोमल ये दोनों फ्रेंड्स पर्यायवाची। मिश्रण का मतलब ही कोमल होता है, तो मिश्रण का विलोम क्या होता है? इसका होता है रूक्ष। क्या होता है? तो रूक्ष होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, मिश्रण का क्या होता है? तो रूक्ष होता है, ये आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा है। शब्दों की पंक्ति को चुनना है, बताना है चंद्रमा के पर्यायवाची कौन सा है फ्रेंड्स। बताना निशाकर, शुद्धकर,
इंदु। तो फ्रेंड्स चंद्रमा का पर्यायवाची शुद्धकर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शुद्धकर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नहीं होता है? तो आप बताएंगे इसका पर्यायवाची जो है वो शुद्धकर नहीं होता है, सुधाकर होता है। तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। जबकि बात करें यहाँ पर चंद्रमा का पर्याय इदु नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये गलत हो गया। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स निशाकर, सुधाकर, इंदु, हाँ तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी नंबर जाएगा, निशाकर, सुधाकर, इंदु। जबकि चंद्रमा के पर्यायवाची की और बात करें तो शशि होता है, मयंक होता है, राकेश होता है, हिमांशु होता है, शशांक होता है, विधु होता है, निशाकर होता है, छपाकर होता है, सुधांशु होता है, मृगधर होता है। ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, उसको बताना है। कौन सा शुद्ध है? तो लिखा हुआ है सम्राट का सम्राटी। तो फ्रेंड्स ये जो है बात गलत है। सम्राट का सम्राटी नहीं, सम्राज्ञी होता है। वीरांगना का वीरांगना लिखा है फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है। वीर का वीरांगना होता है, ये गलत है। जबकि गोप का गोपनी, ये भी फ्रेंड्स गलत है। सुलोचन का सुलोचना, हाँ ये वाली बात सही है। सुलोचन का सुलोचना ये जो है लिंग सही है। जबकि लिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो लिंग जो है ना फ्रेंड्स, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कल्पांत शब्द में कौन सी फ्रेंड्स पूछ रहा है? संधि है। तो आइए, संधि जो है, संधि का फ्रेंड्स अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि को मेल या जोड़ कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। देखिए, अगर हम कल्पांत को अगर तोड़ें फ्रेंड्स तो इसका टूटेगा क्या, यानी इसका संधि विच्छेद करें तो ये टूटेगी कल्प, धन और अंत में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्लस के पहले यहाँ पर पा के ऊपर छोटी की मात्रा और इधर पा के यानी प्लस के बाद छोटा, तो छोटा मिलकर क्या बन जाता है, यानी कि इधर छोटा और ये छोटा मिलके बड़ा की मात्रा में बदल जाता है। और ये आपकी जो है अंकी बिंदी आ गई, तो ये क्या हुआ? कल्पांत। तो ये कौन सी संधि हुई? यानी कि ये बड़ा की मात्रा आई, दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर संधि का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको बताना घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है? बाजी नहीं है, तुरंग नहीं है, शार्दुल नहीं है नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें अगर घोड़ा के पर्यायवाची की, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा शार्दुल। शार्दुल जो है फ्रेंड्स ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका होता है? तो ये जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स, ये शेर का पर्यायवाची होता है। शेर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो शेर का पर्यायवाची आपका होता है नाहर होता है, नाहर के साथ साथ फ्रेंड्स सिंह होता है, मृगारी होता है, पंचानन होता है, मृगेंद्र होता है, शार्दुल होता है, केसरी होता है, केहरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, बताना है फ्रेंड्स। जवान नहीं है, बालक नहीं है, सुंदर नहीं है, मनुष्य नहीं है। देखिए, अगर बात करें फ्रेंड्स जातिवाचक की, तो जातिवाचक संज्ञा फ्रेंड्स यहाँ पर सुंदर नहीं है। कौन सा नहीं है? सुंदर। सुंदर कौन सी संज्ञा? तो फ्रेंड्स ये जो सुंदर है ये भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि सुंदर जो है किसी की भाव को बताएगा फ्रेंड्स। जबकि अगर यहाँ पर जवान की बात करें, घाटी में जवानों ने जो है आतंकवादियों को मार गिराया, तो जवानों का मतलब यहाँ पे जवान ओपन नहीं है, कौन जवान ने। ठीक है, नाम ओपन नहीं, तो जातिवाचक है। बालक कहें, बालक का नाम ओपन नहीं, जातिवाचक है। मनुष्य की बात करें, मनुष्य का नाम ओपन नहीं है, तो ये भी जातिवाचक है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें फ्रेंड्स संज्ञा की, तो संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। लेकिन पंडित कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के जो है संज्ञा के 3 भेद माने गए। कितने? 3। किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा जो है 3 प्रकार की मानी गई। और संज्ञा के कुल भेद पूछे तो 5। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स लाइक कर दें फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपेक्षा उपेक्षा सही है, या संसार जगत, या दिन दिवस, या शाम संध्या। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर हम, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स संसार जगत यानी पर्यायवाची एक ही बात है, दिन दिवस एक ही बात है पर्यायवाची, शाम संध्या पर्यायवाची। जबकि यहाँ पर बात करें अपेक्षा और उपेक्षा फ्रेंड्स ये दोनों अलग हैं, और यही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है, उसे बताना है फ्रेंड्स। कौन सा अशुद्ध है? आकाश, पुष्कर, या कलम तामरस, या यमुना जाह्नवी, या कामदेव मनोभाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स आकाश पुष्कर की, तो ये एकदम राइट लिखा हुआ है। आकाश का पुष्कर भी होता है, और पुष्कर तालाब का भी, पुष्कर जो है फ्रेंड्स, हाँ
पुष्कर तालाब का भी हो जाता है, और आकाश के गगन अंबर नभ व्योम होते हैं। जबकि अगर कमल की बात कर लें फ्रेंड, कमल का तामरस भी होता है, सरोज जलज पंकज नीरज अरविंद राजीव पुंडरीक इंदिवर और तामरस, ठीक है फ्रेंड्स, उत्पल, ये कमल के होते हैं। और अगर यमुना की बात कर लें तो यमुना का पर्यायवाची आपको पता है क्या क्या होता है? यमुना का पर्यायवाची होता है रविजा, सूरजा, अंकिजा, कालिंदी, कृष्णा, हंससुधा, श्यामा, रविसुधा। जबकि अगर यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम कामदेव की बात कर लें, कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो मदन होता है, मनोज होता है, मीनकेतु होता है, पुष्पधनबा होता है, अनंग होता है, पंचशर होता है, मर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब किसके होते हैं? कामदेव के होते हैं। कामदेव को मनोभव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आँख फेरना मुहावरे का अर्थ बताएं। अगर आँख फेरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया फ्रेंड्स तो बताना है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम ना रखना, किसी वस्तु के ऊपर से नीचे तक देखना, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पहले जैसा प्रेम ना रखना, उसे कहते हैं आँख फेरना। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करें मुहावरे की, किसकी बात कर लें हम? सिर्फ मुहावरे की बात करें तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? तो मुहावरा आप बताएंगे किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स, ये कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी बात, मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा अपना विशेष अर्थ छोड़कर एक सामान्य अर्थ देता है। मुहावरे को आप बागधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागधारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यही था आज की क्लास का। तो आप बताएं आज की क्लास आपको कैसे लगी, और हिंदी के क्वेश्चन मैंने आज आपको ज़्यादा देने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में।